हेलो, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लव योर लर्निंग में। आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? आज के इस वीडियो में हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्लास 9th चैप्टर 3 करने वाले हैं। चैप्टर थोड़ा बड़ा है, लेकिन मैं आपको इसको टॉपिक वाइज समझाऊंगा ताकि आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाए और आप इस कॉन्सेप्ट को कभी भूलो ना। इस चैप्टर को कुछ हम ऐसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट। देन उसके बाद आप ध्यान से देख सकते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें दो पार्ट्स है बच्चों। एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, law of constant proportion, which is also called law of definite proportion. Okay, now the third part we are going to discuss the Dalton's atomic theory, कि Dalton की atomic theory क्या थी। इन तीन चीजों को हम करेंगे। तो सबसे पहला हम इंट्रोडक्शन पार्ट को हम पकड़ लेते हैं फटाफट, कहीं जाने नहीं देना हमें इंट्रोडक्शन पार्ट को। तो पहला क्या है आपका इंट्रोडक्शन, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो इंट्रोडक्शन जैसे ही हमारे दिमाग में आता है तो हम ये सोचते हैं कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में किसने बताया होगा सबसे पहले। तो अगर हम अपनी हिस्ट्री को उठा के देखें तो हमारे दिमाग में एक चीज आती है, जैसे हमें पता चलता है कि क्या एटम है क्या मॉलिक्यूल है, किसने बताया हो, कोई ना कोई तो होगा हमें बताने वाला। सो बच्चों अराउंड 500 BC, अराउंड 500 BC की बात है बच्चों। एक हमारे बहुत बड़े फिलोसोफर थे जिनका नाम था महर्षि कन्नड़। क्या नाम था उनका? महर्षि कन्नड़। महर्षि कन्नड़ नाम था बच्चों उनका, महर्षि कन्नड़। ये बहुत बड़े फिलोसोफर थे इंडिया के। इन्होंने बोला था कि किसी भी मैटर को अगर हम डिवाइड करते रहें, इफ वी कीप डिवाइडिंग एनी मैटर, मतलब किसी भी मैटर को अगर हम डिवाइड करते रहें, सो वी विल रीच एट अ स्टेज, हम एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाएंगे जब हम उस मैटर को डिवाइड नहीं कर पाएंगे। व्हेन वी आर नॉट एबल टू डिवाइड दैट मैटर एनी फर्दर, हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल कोई भी चीज ले लो, आप इसको तोड़ना शुरू करिए, या कोई कागज ले लो, आप कागज को जब आप टेयर करना शुरू करोगे, फाड़ना शुरू करोगे, फटते 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 एक अल्टीमेटली एक ऐसी स्टेज आएगी जब आप उस कागज को और फाड़ नहीं पाओगे। ठीक है, एक ऐसी स्टेज आ जाएगी। तो महर्षि कन्नड़ ने उस स्टेज को बोला परमाणु। क्या बोला? परमाणु। बाद में वही चीज जाके एटम्स के नाम से जाना गया। ध्यान से समझना मैंने क्या बोला। अराउंड 500 BC की बात है बच्चों। हमारे इंडिया के एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे जिनका नाम था महर्षि कन्नड़। नाउ महर्षि कन्नड़ सिंपली एक्सप्लेन दैट इफ वी कीप ऑन डिवाइडिंग एनी मैटर, किसी भी मैटर को अगर हम तोड़ते जाएं सो अल्टीमेटली एक स्टेज आ जाएगी बच्चों व्हेन वी आर नॉट एबल टू डिवाइड दैट मैटर एनी फर्दर, हम उस मैटर को ज्यादा और आगे डिवाइड नहीं कर पाएंगे। एंड महर्षि कन्नड़ सिंपली सेट दैट स्टेज एज परमाणु, मतलब वो मैटर का जो पार्ट जो आप फर्दर डिवाइड नहीं कर पाओगे उसे क्या बोला महर्षि कन्नड़ ने? परमाणु बोला। क्या बोला? परमाणु, यानी उसे बोला एटम। एटम बाद में नाम पड़ा, वो बताऊंगा कौन थे। अब ध्यान से सुनो बच्चों, एक और थे हमारे पास, ग्रीक फिलोसोफर भी आए। ग्रीक फिलोसोफर भी आए, ग्रीक फिलोसोफर्स। अब ग्रीक फिलोसोफर में दो थे बच्चों, एक थे डेमोक्रिटस और एक थे ल्यूसिपस। ग्रीक फिलोसोफर में कौन थे बच्चों? एक डेमोक्रिटस और एक ल्यूसिपस। इन दोनों ने बोला उस स्टेज को, मतलब इन्हीं की बात को उन्होंने फर्दर एक्सप्लेन बोला, और इन्होंने भी सेम चीज बात बोली लेकिन बस उन्हें इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। दे सेड दैट इफ वी कीप ऑन डिवाइडिंग एनी मैटर or element we will reach at a stage when we are not able to divide that matter any further, and they call that part as atom. उनको क्या बोला उन्होंने? एटम बोल दिया। जैसे इन्होंने इनको परमाणु बोला, इन्होंने उसको क्या बोला? एटम बोला था। सिंपल चीज है, ध्यान समझना बच्चों मैंने क्या बोला। अब ये ग्रीक फिलोसोफर थे दो, डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। क्या? डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस, दे सिंपली सेड दैट इफ वी कीप ऑन डिवाइडिंग एनी मैटर we will reach at a stage when we are not able to divide that matter any further, and that stage will be termed as atoms. उसको हम क्या बोलेंगे? एटम बोलेंगे। वही चीज परमाणु को बस इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया और कुछ नहीं बच्चों। क्लियर हुआ ये इंट्रोडक्शन पार्ट? मतलब कैसे ये एटम आया, क्या एटम का कॉन्सेप्ट था, किसने शुरू करा इस चीज को। पेपर में बहुत बार एक एक मार्क्स में जरूर पूछ लेते, तो बस दिमाग में रखना है आपको। समझ में आ गया? दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट बच्चों। नाउ जिससे पूरा केमिकल इक्वेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया, वो कौन थे जिन्होंने हमें इसके बारे में बहुत अच्छे से समझाया? कौन थे वो? बोलो बोलो कौन थे वो? सेकंड टॉपिक है आपका लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सबसे पहले ध्यान रखना बच्चों, लॉ ऑफ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का जो कॉन्सेप्ट था
क्या था? विच वॉज लेड बाय एंटोइन एल लेवोइजियर। इन्होंने दिया था, एंटोइन एल लेवोइजियर ने कॉन्सेप्ट दिया था किसका? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का। इन्होंने फाउंडेशन रखा था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का, जो बहुत इंपॉर्टेंट था। फर्दर इन्होंने क्या एक्सप्लेन करा बच्चों? एंटोइन एल लेवोइजियर ने फर्दर क्या बोला कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिसके पहला पार्ट क्या था बच्चों? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नाउ फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लॉ ऑफ केमिकल या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किसके बारे में बात करने वाले हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नाउ अभी हम इसको समझेंगे। पहले ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का पहला पार्ट है, ठीक है, कि ऑब्वियसली बच्चे कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शंस होता है तो उसमें कुछ ना कुछ चीजें हो सकती हैं, तो उस चीजों को इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड सेकंड इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन व्हिच इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। इसको भी समझेंगे, लेकिन हमारा फर्ज बनता है पहले हम इसको अच्छे से समझ लें, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का जो फाउंडेशन यानी जो प्रिंसिपल था विच वाज लेड बाय एंटोइन एल लेवोइजियर ने लीड करा था। तो सबसे पहले क्या बात करेंगे हम? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इसी से समझ में आ रहा है कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब मास क्या हो रहा है? कंजर्व हो रहा है। मतलब ये जो कॉन्सेप्ट था बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दिस वाज गिवन बाय सेम एंटोइन एल लेवोइजियर ने दिया था। ये भी बहुत बार पूछ लेते हैं कि नेम द साइंटिस्ट हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो यू हैव टू से दैट एंटोइन एल लेवोइजियर। ही वाज द पर्सन हु हैज गिवन कंजर्वेशन ऑफ मास कॉन्सेप्ट, जिन्होंने कंजर्वेशन ऑफ मास का कॉन्सेप्ट दिया था आपको, ठीक है। अब देखो क्या करना है अब आपको, अब इसमें है क्या यार? कंजर्वेशन ऑफ मास है क्या? समझ में आ रहा है आपको? कंजर्व होना मास का मतलब एंटोइन एल लेवोइजियर ने यह बोला था कि जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा, दोबारा समझना मैंने क्या बोला, जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें, अब एक चीज समझा देता हूं मैं आपको बच्चों, केमिकल रिएक्शन में ना दो चीजें होती हैं। केमिकल रिएक्शन जब भी होता है बच्चों तो उसमें दो चीजें होती हैं, एक होते हैं रिएक्टेंट्स, क्या होंगे बच्चों? रिएक्टेंट्स, और रिएक्टेंट से क्या बनेगा? प्रोडक्ट। तो ये चीजें ध्यान रखना बच्चों, रिएक्टेंट से क्या बनेगा? प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स बन सकता है। तो एंटोइन एल लेवोइजियर ने बोला कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट का मास होगा इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। किसने बोला? एंटोइन एल लेवोइजियर ने। मैं इसको अभी एग्जांपल से भी क्लियर कराऊंगा, लेकिन समझना, एंटोइन एल लेवोइजियर सिंपली सेड दैट the mass of reactants in a chemical reaction is always equal to the mass of product, means mass of reactants is always equals to mass of product। ध्यान समझना, लेकिन अब मैं इसको एग्जांपल समझाता हूं। मान लो बच्चा आपने क्या करा, दो सोल्यूशन लिए, एक आपने लिया कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, लेट्स से कोई भी सोल्यूशन लिया आपने कॉपर सल्फेट का, कोई भी ले लिया आपने, और दूसरा एक और ले लिया आपने, ये मान लो आपका एक्स सोल्यूशन है, और दूसरा आपने एक और ले लिया जिंक का, कोई भी सोल्यूशन जिंक सल्फेट का, लेट्स से आपने दो ले लिया आपने, ठीक है। इसकी जो क्वांटिटी थी मान लो आपका 1.5 ग्राम था, इसकी क्वांटिटी 2.0 ग्राम है, ठीक है। एक्स एंड वाई दे आर रिएक्टेंट्स। अब आप क्या करते हो, एक बीकर लेते हो बच्चों, इस बीकर में आपने क्या करा, एक्स और वाई दोनों को डाल दिया, ठीक है। अब डालने के बाद ध्यान समझना बच्चों, एक मेरी बात समझना, पहले ध्यान सुनना क्या करना है आपको। इस बीकर में क्या करना है आपको, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन और जिंक सल्फेट सोल्यूशन को डालना है, लेकिन इस बीकर का वेट भी नाप लेना है, क्योंकि बीकर से मतलब नहीं है, हमें उसके प्रोडक्ट से मतलब है जो मिक्स होने वाला है ना, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसको एक्स को और वाई के सोल्यूशन को इसमें मिला देना है। मिलाने के बाद जब एक्स और वाई को आप मिलाओगे, यानी 1.5 ग्राम एंड 2.0 ग्राम को जब आप मिलाओगे, तो यू हैव टू सिंपली वे दिस सोल्यूशन, वे करना पड़ेगा, विच इज कम्स आउट 3.5 ग्राम, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, द मास ऑफ प्रोडक्ट क्या है, रिएक्टेंट क्या है, 1.5 एंड 2.0 क्या है बच्चों आपका, 1.5 ग्राम प्लस 2.0 ग्राम, दिस इज रिएक्टेंट, इज ऑलवेज इक्वल्स टू द मास ऑफ प्रोडक्ट कितना है बच्चों, 3.5 ग्राम। तो देखो ध्यान से, मास जो है रिएक्टेंट का किसके इक्वल है, मास ऑफ प्रोडक्ट का। ये सिंपल किसने बोला था,
एंटोइन एंड लेवोइजर ने बोला था कि भैया किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो मास होगा प्रोडक्ट का, जो रिएक्टेंट का मास होगा, दोनों बराबर होगा। मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। सिंपल चीज इन्होंने बोली। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हम मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इस चीज को ध्यान रखना बच्चों। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में मास कांट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ये भी चीज ध्यान रखना भैया। मास को ना तो हम बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जितना होगा उतना का उतना ही रहेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। समझ में आया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में द मास ऑफ प्रोडक्ट एंड मास ऑफ रिएक्टेंट विल ऑलवेज इक्वल एंड इन कंजर्वेशन ऑफ मास कांट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। क्लियर हो गया? अब हम फटाफट कूद के आते हैं अपने सेकंड कॉन्सेप्ट पे, जो कि है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्लियर हुआ ये वाला? चलो फिर, बहुत बढ़िया। अगर समझ में आ जाएगा तो बच्चों मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, नहीं आएगा समझ में तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी बता देना, तब भी कोशिश करूंगा और सिंपल तरीके से आपको समझाने की। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरा चीज, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का दूसरा पार्ट विच इज कॉल्ड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्या? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। नाउ ये भी पूछ लेते हैं सवाल कि इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो इसका कॉन्सेप्ट दिया था जोसेफ एल प्राउस्ट। इन्होंने दिया था, जोसेफ एल प्राउस्ट ने दिया था इसका कॉन्सेप्ट। ध्यान रखना। अब ये क्या है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है? इन्होंने बोला कि यार जितने भी कंपाउंड होते हैं और उन कंपाउंड में जो भी एलिमेंट होते हैं, जितने भी कंपाउंड होते हैं ऑब्वियसली वो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, और वो जो एलिमेंट होते हैं वो पक्का किसी ना किसी डेफिनेट प्रोपोर्शन में होते हैं। उनका जो मास होता है एक फिक्स्ड होता है, उनका मास मतलब उनका जो मास होता है बच्चों वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में होता है। ध्यान समझना, कंफ्यूज मत होना। इन्होंने ये बोला कि जो भी कंपाउंड होते हैं ऑब्वियसली वो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। मतलब कंपाउंड, ध्यान समझना इस बच्चों को डेफिनेशन को, क्योंकि कंफ्यूजन। कंपाउंड क्या होते हैं? टू और मोर एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, मोर एलिमेंट्स मेड ऑफ, कंपाउंड मेड ऑफ सिंपली टू और मोर एलिमेंट्स। और जो एलिमेंट्स होते हैं, ये जो एलिमेंट्स होते हैं दे आर इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय देयर मास, बाय देयर मास। मतलब इन एलिमेंट का जो मास होता है वो फिक्स्ड होता है, फिक्स प्रोपोर्शन में होता है। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है, ध्यान सुनना बच्चों। जैसे जोसेफ एल प्राउस्ट ने सिंपली यही बोला कि भैया जो भी कंपाउंड होते हैं वो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, और ये जो एलिमेंट होते हैं इन एलिमेंट का जो मास होता है वो फिक्स प्रोपोर्शन में होता है। वो क्या होता है? फिक्स प्रोपोर्शन में होता है। तो उन्होंने बोला अब कैसे वो समझाएंगे लोगों को कि भैया जो मैं बात बोल रहा हूं वो सही है। तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने वाटर का एग्जाम्पल लिया। किसका एग्जाम्पल लिया? वाटर का। वाटर ऑब्वियसली कंपाउंड है जो दो से एलिमेंट से मिलकर बना है, H2O ऑब्वियसली दो एलिमेंट से मिलकर बना है। अब ये कंपाउंड है बच्चों, क्या है? कंपाउंड है। ये क्या है? इसके अंदर ये एलिमेंट है। क्या है ये? एलिमेंट। समझ में आ रहा है डेफिनेशन? अब इस चीज को समझते हैं बच्चों। ये जो एलिमेंट होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द फिक्स प्रोपोर्शन बाय देयर मास। कैसे? प्राउस्ट ने लोगों को ये कैसे समझाया? उन्होंने बोला ऑब्वियसली अगर आप ध्यान से देखो हाइड्रोजन का मास कितना दिख रहा है? 2 × 1, एटॉमिक नंबर 1 होता है, मास यहाँ पे 2 दिख रहा है इसके एलिमेंट्स पे। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, है ना? 16 मास होता है। ये कितना हुआ? 2, 16 रेशियो देखो अब यहाँ पे, तो कितना हुआ? 1/8। तो 1:8 के प्रोपोर्शन में आपका ये एलिमेंट वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन हमेशा रहेगा ही रहेगा, कुछ भी कर लो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्सेज। आप चाहे नाले का पानी उठा लो, अब उठा मत लेना कहीं नाले का पानी, रिवर का, ओशन का, कहीं का भी पानी आप उठा लो, उसके अंदर जो रेशियो होगा किसका? H2O का। जो एलिमेंट है H2O दे आर फाउंड इन फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ देयर मासेस। उनका जो मास होगा इसी रेशियो में होगा, सेम 1:8। समझ में आ गया? तो सिंपल डेफिनेशन थी जो किसने दी थी? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन विच इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। डेफिनाइट प्रोपोर्शन मींस व्हाट? क्योंकि ये एक फिक्स प्रोपोर्शन में होते हैं, विच वॉज गिवन बाय जोसेफ एल प्राउस्ट। किसने दिया था बच्चों? जोसेफ एल प्राउस्ट ने दिया था। क्या बोला था? कि जो कंपाउंड होते हैं ऑब्वियसली दे आर मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स एंड दीज एलिमेंट्स जो होते हैं दे आर फाउंड इन फिक्स प्रोपोर्शन बाय देयर मास। ये छोटा सा एग्जांपल था बच्चों। एक और एग्जांपल दे सकते हो अमोनिया का, जो कि होता है NH3। कितना होता है बच्चों?
NH3 कितना होता है NH3। अब सोडियम की बात, ये नाइट्रोजन है बच्चों, नाइट्रोजन का मास होता है 14 और 1 into 3 कितना होगा 3। तो हमेशा जो अमोनिया का मास होगा बच्चों वो इसी रेशियो में होगा। मतलब ऑब्वियसली ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड के अंदर ध्यान से देखो तो 2 एलिमेंट मिले हैं। अब ये एलिमेंट जो होंगे दे आर फाउंड इन फिक्स प्रोपोर्शन बाय देयर मास विच इज 14:3। क्लियर हुआ, ये चीज है। तो दिस वाज गिवन बाय जोसेफ एल प्राउस, बहुत आसान उन्होंने बोला था। एंड दिस डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। तो ये था आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, बहुत इंपॉर्टेंट था, ये पेपर में हमेशा आता है। ठीक है, ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का पार्ट के 2 थे पार्ट, ये दोनों हमने खत्म कर दिए। अब हम अपने लास्ट टॉपिक पे आते हैं, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। किस पे आएंगे हम अब? डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। डेल्टन एटॉमिक थ्योरी किस पे आएंगे? डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। ध्यान से देखना आप, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। डेल्टन, इससे भी क्वेश्चन आते हैं बच्चों, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, अब डेल्टन जो थे ये भी एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। इन्होंने भी बोला था कि जितने भी कंपाउंड होते हैं, मिक्सचर होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो बहुत बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स उससे मिलकर बने होते हैं। एलिमेंट जितने भी क्या क्या कंपाउंड, मिक्सचर, एलिमेंट, वो बहुत छोटे छोटे किससे मैटर जिस बने होते हैं, जिसको हम एटम कहते हैं। इन्होंने वो इसी चीज को बोला, मतलब किसी भी एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है दैट इज एटम, उन्होंने ये बोला। लेकिन उन्होंने क्या करा, उस एटम को और एक्सप्लेन करा, उस पर उन्होंने अपनी थ्योरी लिख दी एटम के ऊपर। उस एटम के ऊपर उन्होंने क्या कर दिया, थ्योरी लिख दिया, मतलब एटम को उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, जिसको हम डेल्टन एटॉमिक थ्योरी बोलते हैं। इन्होंने सिंपल वही चीज बोली कि भैया जितने भी कंपाउंड होते हैं, मिक्सचर होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स या छोटे छोटे चीजों से मिलकर बने होते हैं, जिसको हम एटम बोलते हैं। लेकिन डेल्टन यहां तक रुके नहीं, उन्होंने उस एटम के ऊपर अपनी थ्योरी लिख दी, जिसमें से हम कुछ थ्योरी के पार्ट्स को हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, सबसे पहले क्या बात बोली उन्होंने, ध्यान समझना, आपकी बुक में भी है, समझ लो, फिर उसको एक बार आप रीड भी कर लोगे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। सबसे पहले उन्होंने बोला कि भैया जो एटम होता है दिस इज द वेरी स्मॉलेस्ट, मतलब बहुत ही छोटा पार्ट होता है किसी भी मैटर का, किसी भी मैटर, किसी भी सब्सटेंस, किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होता है? एटम, जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। स्मॉलेस्ट पार्ट क्या बच्चों? स्मॉलेस्ट पार्ट, मैं इसको ऐसे ही लिखा रहा हूं स्मॉल करके, सिंपलेस्ट वे में, सो दैट आपको समझ में आ जाए। बाकी आप बुक से रेफर कर सकते हो, बहुत अच्छा होगा और आपके क्लियर हो जाएगा बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट अच्छे से। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी मैटर, एनी मैटर, किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट, वो मैटर कुछ भी हो सकता है बच्चों, इट कैन बी कंपाउंड, इट कैन बी मिक्सचर, इट कैन बी एनी एलिमेंट विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। इसमें पार्ट लेता है बच्चों, केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। ठीक है, पहला पार्ट समझ में आ गया। दूसरे पार्ट की बात करते हैं। अब ये सबसे छोटा पार्ट है, तो हम क्या करेंगे, इसको आप और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब ये इनडिविजिबल पार्ट होता है। क्या होता है ये? इनडिविजिबल होता है। एटम इज इनडिविजिबल। क्या होता है? इनडिविजिबल मींस इट कांट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। सिंपल सी बात है, एटम इनडिविजिबल होता है। दूसरी बात इन्होंने ये बोली, पहली क्या बात बोली, सबसे छोटा पार्ट है जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। दूसरी बात बोली कि इनडिविजिबल होता है, ऑब्वियसली वो कन्नड़ ने भी बोल दिया था। तीसरी बात करते हैं, एटम्स, ध्यान समझना बच्चों, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती है बच्चों, और आइडेंटिटी, मतलब दे आर आइडेंटिकल। अब ऑब्वियसली इस बात है, सेम एलिमेंट के होंगे, अगर किसी भी सेम एलिमेंट के एटम्स होंगे तो वो सेम ही तो होंगे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी, वो आइडेंटिकल होंगे एक दूसरे के। जैसे ऑक्सीजन के एलिमेंट सारे ओ होंगे, तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज एंड आइडेंटिटी, मतलब दे आर आइडेंटिकल, एक जैसे होंगे। ठीक है, तीसरी बात ये बोली, ध्यान समझ में आया क्या बोला, सेम एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे बच्चों वो सेम ही तो होंगे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, उनके वो एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे। सिंपल सी बात है, मतलब ऑक्सीजन के अंदर जितने भी उसके क्या होंगे, एटम्स होंगे, सब ऑक्सीजन वाले होंगे, सब एक दूसरे के जैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, सबकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। चौथी बात क्या बोली, इसका जस्ट उल्टा, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज एंड दे आर नॉट आइडेंटिकल। सिंपल इसका उल्टा बोला, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज एंड दे आर नॉट आइडेंटिकल, एक जैसे बिल्कुल नहीं होंगे। ऑब्वियसली डिफरेंट एलिमेंट के एटम कैसे एक जैसे हो सकते, सिंपल सी बात। ये फोर्थ पार्ट में उन्होंने लेके बोल दिया। क्लियर हुआ? चलो पांचवी चीज क्या बोली उन्होंने, पांचवी चीज में ये बोला कि जो एटम्स होते हैं ना बच्चों,
वो छोटे छोटे नंबर में या छोटे छोटे होल रेशियो में कंबाइन होते हैं, फिर जाके क्या बनाते हैं, कंपाउंड। क्या बोला, एटम्स छोटे छोटे स्मॉल रेशियो में मिलते हैं और क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, पांचवा चीज, एटम छोटे छोटे रेशियो में क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं, मिलते हैं, जिससे क्या बनाते हैं, वो फर्दर कंपाउंड बनाते हैं। तभी बनता है बच्चे, एटम एटम जोड़ोगे तब जाके आपका कंपाउंड बनेगा। समझ आया पांचवा चीज? क्या था पांचवा आपका, एटम जो होते हैं किसी भी एलिमेंट में, किसी भी केमिकल सब्सटेंस के जितने भी एटम होते हैं बच्चों, वो क्या करते हैं, स्मॉल होल रेशियो में कंबाइन होते हैं टू फॉर्म कंपाउंड। छोटे छोटे एटम्स को वो कंबाइन करेंगे ताकि क्या बनेगा, आपका कंपाउंड। दिस इज द फिफ्थ पोस्टुलेट ऑफ डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्लियर हुआ यहां तक कि नहीं हुआ? बुक से रेफर करना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है चीज। अब देखो बच्चों, लास्ट सिक्स बहुत इंपॉर्टेंट था, द रिलेटिव एंड नंबर ऑफ एटम्स, द रिलेटिव एंड नंबर ऑफ एटम्स इन एनी केमिकल सब्सटेंस, किसी भी केमिकल सब्सटेंस में जो रिलेटिव नंबर होगा एटम्स का, आर इन डेफिनाइट प्रोपोर्शन। वो किस में होगा, डेफिनाइट प्रोपोर्शन में होगा, जो आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता है। सिंपल, किसी भी केमिकल सब्सटेंस में जो रिलेटिव नंबर होगा एटम्स का, वो हमेशा एक डेफिनाइट रेशियो में होगा। ठीक है, जो आपने एक लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में समझा था। दीज आर द 6 पोस्टुलेट्स गिवन बाय डेल्टन्स। डेल्टन ने जो 6 बातें बोली थी एटम्स के बारे में, वो 6 की 6 ये थी। पहली क्या थी बच्चों की, जो एटम होता है, दे आर द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी मैटर, चाहे वो कंपाउंड हो, चाहे वो एलिमेंट हो, कुछ भी हो, और वो वही केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। इंडिविजुअल होते हैं, मतलब आपसे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब वही क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तीसरी चीज क्या बोली थी, सेम एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे सेम होंगे, आइडेंटिकल होंगे। डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स होंगे, आइडेंटिकल कभी नहीं होंगे। पांचवी चीज क्या बोली थी कि बच्चे जो एटम्स होते हैं, दे आर कंबाइंड इन स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म अ कंपाउंड। फिफ्थ चीज, जो रिलेटिव नंबर होता है एटम्स का किसी भी केमिकल सब्सटेंस में, वो एक डेफिनाइट प्रोपोर्शन में मिलता है। आपको समझ में आ गया? तो ये था यहां तक चैप्टर का। आगे फटाफट इसको और आगे करके अच्छे समझाऊंगा आपको। तब तक अपना ध्यान रखना, इस रिवाइज जरूर करते रहना, लाइक शेयर कमेंट जरूर। ठीक है, बाय बाय बच्चों।